इतनी जल्दी तो आते नहीं है लोग, इनविटेशन जाना पड़ता है सबके पास। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एंड मेनली हमारा जो क्लास का टारगेट था दैट वाज हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स के हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते थे, राइट। तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। जल्दी से एक 2-3 मिनट के अंदर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आपको सबसे पहले तो ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहले दिस ऑकर्स ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड, हमको किसी भी मैट्रिक्स का मतलब जब एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट का हमको माइनर एंड कोफैक्टर ये दोनों बताना आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनर ऑफ ए टू वन। कैसे निकालेंगे माइनर ऑफ ए टू वन को? हम वैसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एम टू वन। कौन बताएगा? एनीवन? रेज योर हैंड। हाँ रिवांश बताओ, अनम्यूट करके बताओ। सर जो A21 है उसका रो और कॉलम को मतलब सिलेक्ट नहीं करेंगे और बाकी जो है उसका मतलब ए टू वन ये कह रहे हो ना कि इसको नहीं सिलेक्ट करना? हाँ इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी दोनों जो है BC और HI को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद BI माइनस HC। वेरी गुड। ऐसे टाइम पे तुमने ऑन किया था कि पीछे से तुम्हारे घर पे पूजा हो रहा है वो भी सुनाई दे दिया। तो जैसे कि रिवांश ने बोला कि हम सबसे पहले A21 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बचता है, तो BCHI। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के कारण हमारे पास आता है BI माइनस CH, ठीक है। ओम मेरे को ये बताओ कि माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या है? सर जैसे माइनर में सर ये ऐसे आएगा वैल्यू, और सर कोफैक्टर में यहाँ पे अगर 1+1 है तो ऐसे सर यहाँ पे जैसे 2+1 है तो सर यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो बेसिकली हम -1 टू द पावर 2+1। हाँ 2+1 -1 टू द पावर 2+1 इनटू माइनर ऑफ 2 1, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनर एक कोई अलग अपना उसका कोई डेफिनेशन है सच नहीं है। हम बस क्या करते हैं, तो हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए पहले उसका माइनर निकालते हैं और फिर उस माइनर के साथ एक चीज मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -1 टू द पावर i प्लस j। अब ये i और j होता है हम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं उसका रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू। तो जैसे कि यहाँ पे हम A21 का कोफैक्टर निकालना चाहते थे, तो A21 का कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2+1, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 2+1 किया इनटू माइनर ऑफ 2 1। तो -1 के ऊपर जब भी पावर ऑड होगा तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और माइनर तो हम निकाल ही चुके हैं BI माइनस CH, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया था। नेक्स्ट, तो माइनर और कोफैक्टर जब क्लियर हो गया था, अनुष्का मेरे को बताओ कि हम फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। जैसे ऊपर एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो आपको क्या टेक्निक बताया हुआ है? पहले तो या फिर रो और कॉलम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट रो ले या फर्स्ट कॉलम, और उसी के अनुसार मतलब चूज करेंगे आपकी तबीयत एलिमेंट्स को। यस सर। म्यूट कर लो, ध्यान रखो यार। सो गाइस, जैसे कि अभी अनुष्का बता रही थी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एलिमेंट्स को उठाते हैं और उन एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर मैं रो 1 के अलोंग करना चाहता हूँ, तो रो 1 के एलिमेंट्स क्या होंगे, A11 A12 A13। तो इसलिए क्या होगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है गाइस।
मतलब कि हम बेसिकली क्या करते हैं, उस एलिमेंट के उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ऐड करते हैं। ये जो एक्सपेंशन है ये अलोंग रो 1 है। अगर मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग करता, तो पहले तो A11 into C11 आता, फिर कॉलम 1 में अगला एलिमेंट हमको मिलता है A21, तो उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर आता है A31, उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? एनीवन? आई बिलीव जो भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। यहाँ तक ऑल क्लियर? ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द होमवर्क। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया? एक बार रेज करना तो अपने हैंड्स। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? हैंड रेज करना, आई जस्ट वांट टू नो। और ऐसा नहीं कि गलती से, क्योंकि आपको पता है मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ कि कैमरा ऑन करके मेरे को फिर दिखाओ। आर.डी. शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज भी किया, ठीक है। होमवर्क मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट एनसीईआरटी खत्म कर लेने के लिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.4 हैंड डाउन मत करो, मेरे को देखना है। अनिमेश क्यों नहीं सॉल्व किए हो? सॉल्व किए हो अनिमेश? नहीं सर। क्यों? आशुतोष, कल के तो डीएसएस में भी आप आए थे मैट्रिसेस का। यस सर। आपने क्यों नहीं किया? सर अब मैट्रिक्स पूरा बनाया था, होमवर्क वो नहीं हो पाया। लेकिन कल ही मैंने आपको ये चीज बताई थी जब आप आर.डी. शर्मा के डीएसएस में आए थे कि आशुतोष, अगर आप स्पेस के साथ नहीं मेकअप कर पाओगे तो क्या होगा कि अब आपके जो मैट्रिसेस में डाउट आएंगे वो क्लियर करने का टाइम नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट खत्म होगा तब आप मैट्रिसेस खत्म करोगे। एटलीस्ट एक सर ऐसा बोलो। सर अब आज कर लेंगे, आज नहीं तो। ठीक है, हर्षित आपका क्या हुआ? क्लास में तो बढ़िया रेस्पॉन्ड करते हो। यस सर। क्यों नहीं सर किया हूँ सर। किए हो? यस सर। कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कॉपी में? मैं भी। देख लो भाई, लास्ट वार्निंग है। जितने लोग यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया, अगली बार सीधा रिमूव करूंगा। ट्रस्ट मी, ये 8-9 लोग अगर मेरे क्लास में नहीं रहेंगे ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। मुस्कान, आप तो जनरली एक क्लास में आते हो, एक क्लास में मिस कर जाते हो। इस तरीके से मुस्कान, ऑब्वियसली आप अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बट नीलू, ओम, आप लोगों को क्या हुआ? हिमांशु, आई थिंक यू आर अ न्यू स्टूडेंट। नीलू एंड ओम, व्हाट हैपेंड यार? रोहित, आई थिंक आप भी हमारी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। यस सर। सर केवल आज वाला नहीं बनाया सर, लास्ट बार हो गया। लेकिन देखो, फायदा मतलब गैप भी था ना अच्छा खासा हमारे बीच में, तो कोशिश करो कि आज खत्म कर लेने के लिए। यस सर। क्योंकि गाइस मेरा टारगेट है कि इस वीक के एंड में हम डिटर्मिनेंट्स को खत्म कर पाए। ये हमारी पहली क्लास है और 2 क्लास क्लास खत्म होने के बाद सर बना लेंगे। ठीक है सर बोल रहे थे कि थोड़ा बुक का पीडीएफ आप भेज सकते हैं। हाँ, भेज दूंगा। सर बुक का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है। ये वैसे ना क्या कहते हैं, ये पूरी बुक है। मैं क्या करूंगा कि अभी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का, जैसे मैंने आर.डी. शर्मा का पीडीएफ भेजा था ना आप लोगों के ग्रुप पे, वैसे मैं डिटर्मिनेंट्स का भी पीडीएफ भेज दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो फिर। अच्छा, और ये कहाँ है? आर्यन, चलो ठीक है। कोई भी एब्सेंट?
अच्छा, जिन लोगों ने अभी होमवर्क किया है, ठीक है, जितने लोगों ने होमवर्क किया है, पहले आप मेरे को 4.1 में बताओ, एक्सरसाइज 4.1 में बताओ, ऑर्डर वाइज चलते हैं। क्या एक्सरसाइज 4.1 के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर भेजो। 3 नंबर और 7i का आंसर नहीं आ रहा है। दिव्यांशु, ये इसी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो 4.1 की? ओके, देखो दिव्यांशु, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। आप अपना सिली मिस्टेक जो किए वो पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 2a मैट्रिक्स क्या होगा? क्या होगा बताओ? 2a मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? पहले तो पूरा डबल कर दोगे ना, तो पूरा Yes, डबल sir, कर दोगे तो ये minus- कितना हो जाएगा? 2 4 8 4। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है? तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो 8 माइनस 32 माइनस 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरा LHS था ना, जो प्रूफ करना है, ये इसका LHS था। सर आ गया, मेरा वही गलती हो गया था। हम पहले बस मतलब बस ए का मॉड वो था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही गलती था मेरा। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसे याद आ रहा है। ठीक है। यस सर, समझ गए। ओके, फिर 7 का आई। अच्छा, बहुतों ने हैंड रेज किया है, कुछ और किसी का डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके इंस्टेंटली। नेक्स्ट 7 का आई, 7 का 1, यहाँ पे भी गलती। अगर यहाँ देखोगे तो पहले LHS में अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4, तो 2 माइनस 20 कितना हो गया? माइनस 18। ऐसा तो नहीं है कि मॉड देख के उसको प्लस 18 कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। अब माइनस 24 को अगर हम राइट में भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस 24, तो 24 माइनस 18 6 हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, एंड x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया। अब अगर x स्क्वायर का वैल्यू 3 है तो x आपका प्लस माइनस √3 होगा, ठीक है, प्लस माइनस √3 होगा। तो इसका आंसर यही दिया हुआ है दिव्यांशु, या कुछ और दिया हुआ है? यस सर, यही थी। इसमें भी बहुत माइनर मिस्टेक हो गया। 24 को 2x स्क्वायर माइनस 24x हो गया था, तो हम अच्छा। उसको क्वाड्रेटिक पे सॉल्व करने चले गए। भाई ध्यान रखो, ये सब गलतियां आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। रोशन, कल DSS में क्यों नहीं आए थे? RD शर्मा पूरा सॉल्व किया मैट्रिसेस का, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। यहाँ से बहुत लोग थे जो कल के DSS में प्रेजेंट नहीं थे। कल का DSS में आई थिंक यहाँ से कौन आया था? तो आशुतोष आया था, आर्यन था, आर्यन का चलो एक इशू था, आर्यन मेरे को मैसेज किया था, आई थिंक इसके अलावा कोई भी नहीं था। आप लोग सिर्फ NCERT बनाकर खुश हो तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप एक 95% टारगेट कर रहे हो बोर्ड्स में, स्पेशली मान लो 98 99 मार्क्स टारगेट कर रहे हो मैथ्स में क्लास 12th में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। स्कोरिंग जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई 90% स्कोर किया है, 80-85% स्कोर किया 10th में, और उसको लग रहा है कि उसी एटीट्यूड और उतना ही हार्डवर्क के साथ आप 12th में भी 85-90% स्कोर कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। Be realistic. 12th का syllabus is tough. That needs more of hard work from your side. हाँ सर, RD शर्मा के क्वेश्चन में डिटरमिनेंट्स में डाउट था, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं फिर। चलो ठीक है, मैं वो देख के बताऊंगा, ठीक है। एक बार अगर पहले मैसेज किए तो एक बार दोबारा उसमें मैसेज कर दो, बाकी सर हाँ सर DSS के पहले RD शर्मा का डाउट भेज सकते हैं हम? हाँ भेज सकते हो। अरे वहां पे प्रॉपर मैं सीधा पूछ रहा था लोगों से, बताओ एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज में क्या दिक्कत है। मैंने बगल में RD शर्मा वाली बुक खोल रखी थी, कल 2.25 घंटे तक DSS चला था, कम से कम 30-35 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। अच्छा, तब तो मेरे 3-4 डाउट हम भेज देंगे सर। हाँ ठीक, और अगली बार से DSS में आया करो, बेटर रहेगा ना। ओके सर। हाँ चलो गाइस, तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैं सबको कह रहा हूँ, अगर आप एक अच्छा परसेंटेज टारगेट कर रहे हो तो यू नीड टू डू हार्ड वर्क। अगर आपके पास RD शर्मा है, सॉल्व करो, थोड़ा लेवल 2 के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो बोर्ड्स के लिए नहीं है।
एग्जाम आइडिया है, एग्जाम आइडिया से सॉल्व करो। जरूरत पड़ेगी तो मैं, अगर मान लो 5-6 स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम आइडिया से सॉल्व करें, तो उनके लिए मैं एक अलग सेशन रख दूंगा। बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे खत्म ना हो। एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन थे यार, एक एक्सरसाइज में, एक चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है, 10-10 क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन है। अब जैसे मैट्रिसेस चैप्टर हो गया, 5-6 नंबर आएगा। आप जब तक उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन या थोड़े से अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे चलेगा। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सिर्फ एनसीईआरटी बनाते हैं ना, तो एकदम रट्टा मार लेते हैं। उनको क्या होता है कि इतने क्वेश्चन है, चलो इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना करके रट्टा मार लेते हैं। तो वहां पे फिर एग्जाम आइडिया या आर डी शर्मा जैसी बुक जो आपको हेल्प करती है, क्योंकि वहां पे फिर थोड़े से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अभी चैप्टर शुरू हुआ है, तो आप में से बहुत लोग रट्टा मार रहे होंगे ये सोच के कि चलो ऐसे ही कर लेंगे, बट ट्रस्ट में आगे नहीं होगा ये काम। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कराता हूँ ना, यहीं पे पता चल जाएगा कि कितना रट्टा मारना काम होगा। सो दिस वाज 4.1। ठीक है रोशन। अब आते हैं 4.4 पे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 4.1 और 4.4 होमवर्क दिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो चलो 4.3 है शायद ना। हाँ, नाउ 4.4 इज बेस्ड ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो बताइए 4.4 में किसी को कोई दिक्कत हुई है क्या? Anushka, 4.3 is based on area of triangle. We'll discuss it little bit later. Okay. Last question. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा। कहाँ गया? हाँ, जितने लोगों को इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, उन सारे महाजनों ने ये नोट को नोट नहीं किया है। इस नोट को नोट करने से काम हो जाना था। क्या लिखा है ये? If elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is 0. ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के उसके अलग रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम 0 आएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो जब हम रो 1 के अलोंग करते हैं, तो A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13 and this is how it goes, right? इस तरीके से आगे बढ़ते हुए रहता है, पता है आप सबको। ऐसे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन रो 1 के एलिमेंट्स के साथ मान लो आपने रो 2 या फिर रो 3 के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये कह रहा है जैसे कि मान लो हम रो 1 के एलिमेंट को ले रहे हैं, तो A11 और उसी के करेस्पॉन्डिंग रो 2 के कोफैक्टर्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो A11 into C21 प्लस A12 into C22 प्लस A13 into C23, इसकी वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें आगे, तो दिस इज A11 into C31 प्लस A12 into C32 प्लस A13 into C33, इसकी भी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 0 रहेगी। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में दिव्यांशु और निखिल? तो अगर हम यहाँ पे आ जाए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया है AIJ, कैपिटल AIJ इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखेंगे, तो पहले में ऑब्जर्व करो A11, A12, A13, ये हमारे रो 1 के अलोंग के एलिमेंट्स है। फिर कैपिटल A31 ये कोफैक्टर्स है, ये डेफिनेशन के हिसाब से कोफैक्टर्स है। तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी सम की? इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 हो गया। सेकेंड वाले को देखिए A11 into A11, तो ये तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे A12 into A21 हो गया, मतलब कोफैक्टर ऑफ 21, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये कहने के लिए हम एलिमेंट ले रहे हैं रो का और कोफैक्टर ले रहे हैं कॉलम का, कोफैक्टर ले रहे हैं कॉलम का। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड ऑप्शन पे आए
A21, A22, A23, तो हम सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे, बट कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 13 सेकेंड रो के एलिमेंट थे और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा भाई, डी वाला भाई बच गया, ठीक है, ओके डन। दिव्यांशु क्लियर है? जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में, ये छोटा सा है, प्लीज इसको मिस ना करें। और ये देखो एक चीज जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि एक बार जरूर जब मेरी क्लास हो जाती है तो एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करना है, और उससे पहले जो बुक में चीजें लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ना जरूर है। अगर वो रीड करोगे तभी आपको काम बनेगा। नहीं अनुष्का 4.3 नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 किसका कह रहे हो, इसी का कह रहे हो क्या क्वेश्चन नंबर 2? इसकी बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में? सर हम 4.3 बना लिए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2। 4.3 में ये नहीं पता चला कि वो एरिया की बात कर रहे हो? मैंने लास्ट क्लास में एरिया नहीं पढ़ाया था। अच्छा, आई थिंक आप लास्ट क्लास में थे नहीं। चलो कोई नहीं, हम सर हम रिकॉर्डिंग देखे, आप उसमें 4.3 कितना बार बोले हैं? अब लास्ट में एक्चुअली मुझे किसी ने याद दिलाया कि सर 4.3 एरिया है, 4.4 माइनस एंड कोफैक्टर्स है। ओ तो सर हम एग्जांपल देखे ना, तो मतलब बन गया। लेकिन मैंने आई थिंक फाइल में लिख दिया। हाँ, वहां पे भी आप अल्टीमेटली एरिया ही निकालते हो ना, तो इसलिए दिक्कत नहीं थी। चलिए ठीक है, तो डन। अब बढ़ते हैं आगे फिर प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, अब गाइज अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज से ऊपर पहले एक दो चीजें यहाँ पे हम क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज रहेगा, जैसे कि अगर हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो 10 नंबर का चैप्टर है बोर्ड्स के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो द आंसर इज यस, बहुत बार। इनफैक्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि डेफिनेटली एक 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो रहेगा ही रहेगा कम से कम। तो उसके लिए सिर्फ 3 कंटेंडर है। पहला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये दोनों तरीके से, ठीक है, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ईओ लिख रहा हूं शॉर्ट में, या फिर एडजॉइंट के हेल्प से। एडजॉइंट वाला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करके क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करके क्वेश्चंस। और लास्ट में आता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो गाइज ये तीनों के तीनों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इट्स लाइक आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, तो आपका यहाँ पे स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो बढ़ते आगे, शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करता क्या है? तो ये हमको बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सपांडिंग कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो वहां पे हमको एक्सपांशन नहीं लगाना होता है, हम वहां पे माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, हमको वहां पे ये प्रॉपर्टी लगाना होता है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह देता है कि प्रॉपर्टी लगाकर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो वहां हम क्या करते हैं, पहले हमको कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी है, the value of a determinant remains unaltered if the rows and columns are interchanged। तो अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं ना, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? 1 into 4 minus 3 into 2, तो 4 minus 6 हो गया -2। उसके बाद A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज जब करोगे आप, तो क्या होता है, ट्रांसपोज में रो को कॉलम बना देते हैं। तो जो मेरा रो 1 है वो मेरा कॉलम 1 बन जाएगा, जो मेरा रो 2 है वो मेरा कॉलम 2 बन जाएगा, ठीक है। ऋतिक
ये वाला सिलेबस से रिमूव किया गया है, तो यू कैन स्किप एक्चुअली। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1 into 4 minus 2 into 3, है कि नहीं? 1 into 4 minus 2 into 3, तो अभी भी 4 minus 6 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो क्या चीज आपने ऑब्जर्व किया कि जब हमने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया उसकी वैल्यू आई -2, और जब उसी मैट्रिक्स का हमने पहले ट्रांसपोज किया और उस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए, अभी भी वैल्यू -2 ही आ रही थी। तो यही मेरा पहला प्रॉपर्टी है जो कहता है कि अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, ट्रांसपोज ले ले, तो उससे हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सेकेंड वाला कह रहा है if any two rows or columns, guys as such अगर एक्सपीरियंस वाइज पूछोगे तो दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, कुछ खास मेरे को यूज दिखा नहीं है कहीं पे। सेकेंड कह रहा है कि if any two rows or columns of a determinants be interchanged, then the value of determinant is changed in sign only। समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये कह रहा है कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, आप एक डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, सो इन दैट केस आपका डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई थी तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आती है। इसको फिर से एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लो कि मैं यही मैट्रिक्स लेता हूं, पहले ए वाला, तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 रहेगी। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को लगा के देखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सा सिचुएशन का बात कर रहा है, जहां पे हम किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मान लो मैं तब तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा ना, तो बी मैट्रिक्स। अब मान लो कि मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, रो 2 को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो रो 2 के एलिमेंट है 3 और 4, तो 3 और 4 को पहले लिखेंगे, और रो 1 के एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 और 2 को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 को हम बाद में लिखेंगे। अब चलिए आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से क्या दिख रहा है आपको, 3 into 2 6 minus 1 into 4 4, तो 6 minus 4 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई थी, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू +2 आई है, राइट। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 थी, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू +2 आई है। तो जो प्रॉपर्टी कह रहा था वो सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका कुछ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकला है, और अगर आप उस मैट्रिक्स के अंदर किसी भी दो रोज को इंटरचेंज करते हो, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे रोज, कोई भी दो को इंटरचेंज का मतलब है, मान लो रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहे हो, तो अब रो 3 रो 1 की जगह चला जाएगा और रो 1 रो 3 की जगह आ जाएगा। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसके आगे साइन चेंज होता है। तो ये कह सकते हो कि मॉडुलस वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिकली वैल्यू माइनस नेगेटिव हो जाएगी। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को तो इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछे। नेक्स्ट, थर्ड वाला कह रहा है कि इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या कॉलम्स आइडेंटिकल है, देन इट्स वैल्यू इज 0, तब उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसको भी क्या करे, इसको अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम, एक डिट्टो सेम है। तो मैं इसको भी समझाने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प भी ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने 1 2 1 2 कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा रो 1 और रो 2 दोनों का दोनों सेम है, रो 1 और रो 2 दोनों का दोनों सेम है। तो अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा गाइस, 1 into 2, इट विल बी 1 into 2 minus 1 into 2, तो 2 minus 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मान लो मैं दो कॉलम्स को सेम ले लेता हूं, मैं जानबूझ के 2 into 2 ले रहा हूं, ये 3 into 3 में भी काम करेगा। ओके, 2 into 2 यही ले रहा हूं ताकि शॉर्ट में समझा पाऊं। ये प्रॉपर्टी सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लो मैंने लिखा 5 7 5 7, तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों कॉलम्स को सेम रखा है। यहाँ क्या था,
रोज सेम रखे मैंने, आइडेंटिकल कह सकते हो। यहां पे क्या करूंगा, कॉलम्स को आइडेंटिकल कर देता हूं। सो अब यहां पे अगर हम वैल्यू पे बात करें तो ये क्या होने वाला है, दिस विल बी 5 into 7 minus 5 into 7, so finally this is 35 minus 35, so 35 minus 35 will give you 0, okay, 35 minus 35 will give you 0, am I clear? अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो हम कैलकुलेट ही क्यों ना कर दे। तो गाइस अगेन जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी जब यूज करना होगा तो जब हमको दिख जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद कि ओके रो 1 एंड रो 3 सेम है, तो हम अगला स्टेप में सीधा 0 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू विल बी 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक है गाइस, तो ये हमको हेल्प करता है। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी हैं, 3 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या था, तो पहला प्रॉपर्टी था कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पूरे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसे डिटरमिनेंट का जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो पुराना डिटरमिनेंट ही रहेगा, एक तरीके से बस साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले 5 था तो अब -5 बन जाएगा, पहले -5 था तो अब +5 बन जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल है, सेम है, सेम मतलब सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 रहेगी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज डन। बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सॉल्व जब क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट दिमाग में याद होने लग जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स को, तो उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि डी मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स लिया हुआ है, आप इसके एलिमेंट्स देख सकते हो A1 से लेके A3, B1 से B3, C1 से लेके C3 तक। अब इसने क्या किया, इसने बस रो 1 में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है। तो रो 1 में जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल के तीनों जगहों पे आ गया। अब इस केस में ये जो नया मैट्रिक्स मिला ना D डैश, तो इस नया मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वैल्यू, दैट विल बी पुराना मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इनटू k टाइम्स। अच्छा, किसी को याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, एनीवन? सौरभ, याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर? बताओ सौरभ। यस सर। क्या होता था जब हम किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लाई करते थे तो? सर फर्स्ट रो को नहीं, मैं इससे बात ही नहीं कर रहा। मैं मैट्रिक्स में नहीं होता था, मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो उससे मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या चेंज आता था? सर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता। नहीं, हालत खराब है सौरभ। जो मैं आपको ऑफलाइन में जानता था और अब जो ऑनलाइन में जानता हूं, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। इवन क्लास के रिस्पॉन्सेज में भी आप बहुत डिप हो चुके हो। क्या प्रॉब्लम है, प्लीज सॉर्ट आउट करो। कोई इशू है तो बात करो, लेकिन आप पहले के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस बहुत डिप हो गया। हाँ उमा, बता दो। सर जैसे किसी मैट्रिक्स में सर अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स सर चेंज हो जाएगा। पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा तो सारे उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ होता क्या है? सर सारे से कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। एग्जैक्टली मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑब्जर्व करो। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे भी सारे मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। बट यहाँ क्या होता है, जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को ही सिर्फ आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट उतना गुना हो जाता है, डिटरमिनेंट उतना गुना हो जाता है। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एग्जांपल ले रहा हूँ, सब 2x2 में, सब 3x3 में काम करेगा। तो अगर हमने लिया है 1 2 3 4,
इसका डिटर्मिनेंट हमको पता है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है, तो ये आता है मेरा -2। अब अगर हम मान लीजिए हमने रो टू को हमने 4 गुना कर दिया, तो रो 1 को तो पहले एज इट इज लिख रहे हैं और रो 2 को 4 गुना कर दिया, तो 3 4 12 4 4 16, तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया। तो मान लो मैंने उसका नाम दे दिया बी मैट्रिक्स। अब इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा ये, तो ये 1 × 16 माइनस 12 × 2, तो 16 - 24 -8 हो गया। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये प्रॉपर्टी क्या कहता था कि अगर आप किसी रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो डिटर्मिनेंट में, तो नया डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो पुराना डिटर्मिनेंट के वैल्यू का भी उतना गुना हो जाता है, वही स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, राइट। अच्छा गाइस, अगर हम उसी ए मैट्रिक्स में पहला रो को भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी से, लेट्स से हमने पूरा मैट्रिक्स को 4 गुना कर दिया, हमने लिखा C इज इक्वल टू 4A। C इज इक्वल टू 4A का मतलब क्या हुआ कि अब हम उस ए मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे अभी ओम ने बताया कि सारे एलिमेंट जो हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सबसे पहले कितना आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 16 4 64 - 12 8 96, तो 64 - 96 करेंगे तो 32 आएगा -32। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसको रिलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए के साथ, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी -2, अगर मैं -2 को बाहर कर दूं तो बचेगा 16, और 16 को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 4। तो क्या गाइस आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बेसिकली हुआ क्या था, हमारा रो 1 भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ था और रो 2 भी हमारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो इसीलिए मेरा मैट्रिक्स भी क्या हुआ, उस रो 1 के लिए 4 गुना हो गया और उस रो 2 के लिए भी 4 गुना हो गया। तो नेट रिजल्ट कितना हुआ इसके कारण, नेट रिजल्ट ये 16 गुना हो गया, नेट रिजल्ट ये 16 गुना हो गया। तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि बस अंशु मैं समझा नहीं, मैसेज में लिखे हो, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? सर समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं वर्ड मिसिंग था। तो ये कह रहा है कि अगर हम पहले कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उसकी कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है, अगर आप एक नया मैट्रिक्स बना रहे हो जहां पे आपने पुराने मैट्रिक्स के किसी भी रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहां देखो ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, अब मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, लेकिन बी मैट्रिक्स कैसे लिखा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो खाली ये जो दिख रहा है ना, ये इंटू 4 हो गया, ये इंटू 4 हो गया। तो मेरा जो नया मैट्रिक्स है वो पुराना मैट्रिक्स और नया मैट्रिक्स में अंतर ये है कि दोनों का रो 1 सेम है, लेकिन रो 2 नया मैट्रिक्स में 4 गुना हो गया। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है -8, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है -8। अब अगर हम -8 में से -2 को अलग करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, 4 टाइम्स ऑफ, कहने के लिए जो -8 वाली वैल्यू को अगर समझोगे अंशु, तो ये 4 गुना नहीं हो रहा है क्या डिटर्मिनेंट ए का, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -2 था, यहाँ पे -8 दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि -8 तो 4 गुना हो रहा है डिटर्मिनेंट ए का। और ये प्रॉपर्टी भी क्या कहती थी, ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि अगर हमने, जैसे यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने सिर्फ रो 1 को k टाइम्स किया था, तो रो 1 को अगर आप k टाइम्स करते हो तो जो नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो पुराने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का k गुना हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। मैंने फिर ये एग्जांपल लिया है C वाला, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने a के रेस्पेक्ट में मैंने पूरा मैट्रिक्स को ही 4 गुना कर दिया, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, C इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a।
तो दिस इज लाइक अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, जहां पे मैं ए मैट्रिक्स को 4 गुना कर दे रहा हूं। ए मैट्रिक्स को 4 गुना करने का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स 4 गुना हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास ए में एलिमेंट था 1 2 3 4, अब वो बन जाएगा 4 8 12 16। और अब अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो डिटर्मिनेंट, तो ये आ रहा है -2 -32। अगर मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ ए के डिटर्मिनेंट के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के हेल्प से ये कह सकता हूँ कि मेरा रो 1 4 गुना हो गया था। ऑब्जर्व करो तो वहां पे 1 2 है, यहाँ 4 8 है, तो रो 1 4 गुना हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, रो 2 वहां पे 3 4 था, यहाँ पे 12 16 था, ये भी 4 गुना हो गया। तो क्योंकि रो 1 4 गुना हुआ, तो उसके लिए मेरा मैट्रिक्स में 4 गुना होना था। रो 2 भी 4 टाइम्स कर दिया मैंने, तो उसके कारण मेरे नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में भी 4 गुना होना था। तो दोनों के लिए 4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स, टोटल नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए था, नेट विल बी 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये इफेक्ट होगा। 16 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये इफेक्ट होगा। नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि बी मैट्रिक्स में मैंने सिर्फ एक रो पे चेंज किया था, तो उससे डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, और सी मैट्रिक्स में मैंने दोनों रो में चेंज किया, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ? अंशु, आप क्लियर है क्या? यस सर। आयुष ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी मल्टीप्लाई अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद 6, then it will become 6 to the power cube of a. Exactly. Yes आयुष, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। गाइस मान लो कि हमने क्या किया, a हमारा, अब ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहां पे हमने क्या किया, हम बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं विच इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स, ठीक है। देन मेरा क्वेश्चन होगा आप सबसे कि b का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, b का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे वो a के डिटर्मिनेंट का कितना गुना होगा, where k is non-zero, बस k is non-zero and k belongs to a real number. यस आयुष, सही है। क्वेश्चन समझो गाइस, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और b मैट्रिक्स लिख रहे हैं विच इज k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स। तो कहने के लिए a मैट्रिक्स का हर एलिमेंट को k गुना कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो b का डिटर्मिनेंट विल बी हाउ मच टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लग रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी। अनुष्का थोड़ा सा चेक करो, गलत है। वेरी गुड रोशन, सही है। अनुष्का गलत, 4 टाइम्स कैसे बोल सकते हो अनुष्का? मैंने ऑर्डर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, मतलब वैल्यू नहीं दी ऑर्डर की, मैंने बोला nth ऑर्डर का है। सौरभ थोड़ा सा चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है। अनिमेश थोड़ा सा चेक करो, वहां n होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? नो नो नो, यस आर्यन सही है। तो अभी तक 3 लोगों ने तो सही आंसर दिया है। दीक्षा थोड़ा सा चेक करो। अनिमेश नाउ इट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, के ऊपर पावर गलत लिखे हो गए। नाउ लिसन, आपको यहाँ पे कैसे सोचना चाहिए इसको। हमने अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग चले, तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो दिया है ना, उसका ऑर्डर n दिया है। मैंने बताया नहीं कि वो 3 इंटू 3 है, 4 इंटू 4, मैंने बोला n इंटू n है। तो अब सोचो कि अगर वो एक n इंटू n का मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने रोज होंगे, कितने रोज होंगे? n नंबर ऑफ रोज होंगे कि नहीं? जैसे अगर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो 2 रोज होते हैं, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता है तो 3 रोज होते हैं। वैसे हम ये कह सकते थे कि अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसमें
n नंबर ऑफ रोज होंगे, और अगर इसमें n नंबर ऑफ रोज होंगे तो हर रो में से एक के बाहर निकलेगा, हर रो में से एक के बाहर निकलेगा, और ऐसे कितने के बाहर निकलेंगे तो n टाइम्स के निकलेंगे, तो k इंटू के इंटू के इंटू के कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, k टू द पावर n, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, k टू द पावर n आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहोगे तो ये C वाला मैट्रिक्स में क्या था, हमारे पास 2 रोज थे, मैंने हर रो को 4 गुना किया हुआ था, तो हर रो से 4 कॉमन बाहर निकला, तो 2 रो होने के कारण यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा था। अगर यहाँ पे 3 रोज होता तो 4 का क्यूब निकलता। अब यहाँ पे क्योंकि हमने k से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मेरा यहाँ पे स्केलर 4 नहीं था, k था, तो k के ऊपर में पावर आना था, और वो पावर किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस सौरभ, नाउ इट्स करेक्ट। अनुष्का, गलत ये वाला समझ में आया, k टू द पावर n कैसे हुआ है, या और कोई एग्जांपल लेना है, बताओ। ऐसे समझना है कि और किसी का क्लियर, ओके, और किसी को दिक्कत? दीक्षा, आपका आंसर गलत आया था, सही अभी? हर्षित, ओम, आ रहा है समझ में? इसमें इसको ऐसे सोचना है कि उसमें n नंबर ऑफ रोज होंगे, हर रो में से जब हम एक k कॉमन बाहर निकालेंगे, हर रो में से एक k बाहर निकलेगा, तो ऐसे n नंबर ऑफ रोज में से बाहर निकलने वाले, तो k टू द पावर n बाहर निकलेगा इन टोटल। अभी भी इतना मेरे को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं 3x3 का, एक क्वेश्चन लेता हूं 3x3 का, यहां से आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब आप बताओ कि अगर हम a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और b का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या रिलेशन होगा उनके बीच में? खुद से देखो, इस चीज को ऑब्जर्व करो, हमने कोई एलिमेंट नहीं है, बस k वाला फैक्टर को ध्यान से देखो। क्या आएगा यहाँ पे? इट शुड बी k का क्यूब ना, इट शुड बी k का क्यूब। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे गाइस, मैं आपको इसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हम b का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो मान लो पहले मैंने रो 1 से कॉमन निकाला, रो 1 से कॉमन निकाला तो क्या होगा, k बाहर आ गया, यहाँ पे a1 a2 a3 बचा, उसके बाद kb1 kc1, फिर kb2 kc2, फिर kb3 kc3। ठीक है, तो मैंने पहला k बाहर निकाला है। अब अगर मैं सेकेंड रो से बाहर निकालता हूं, सेकेंड रो से भी k बाहर निकालूंगा, तो k बाहर एक था और एक मिल गया, तो k का स्क्वायर बन जाएगा, k का स्क्वायर बन जाएगा। और अब क्या चेंज आने वाला है, a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, उसके बाद kc1 kc2 kc3। ठीक है, तो अब देखो कि अगर मैं थर्ड रो से भी कॉमन निकालता हूं, थर्ड रो से भी कॉमन निकालता हूं, तो k का क्यूब बन जाएगा बाहर, और अंदर मेरे पास क्या रहने वाला है, तो मेरे पास रहेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। और अगर आप ये वाला डिटर्मिनेंट देखोगे तो ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो एम आई क्लियर आउट हियर? क्या मैं सबको अब समझ में आ रहा है ये चीज?
जिसको भी डाउट था आई थिंक इस एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसी को अगर जब मैं आपको यहाँ पूछ रहा था रेड कलर में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ तो k का पावर 3 होगा, k का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ पूछ रहा था, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n दिया हुआ है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हर एक रो से हम k बाहर निकालेंगे। अब जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या था, हम हर एक रो से k बाहर निकाल रहे थे, लेकिन हमारे पास 3 ही रो था, तो k का क्यूब बन गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास n ऑर्डर का था, तो सबसे अगर हम k बाहर निकालेंगे तो k का पावर n होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर है k का पावर n। ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, अगर हम किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को, मान लो अभी रो ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो भी चीज रो पे एप्लीकेबल है वो कॉलम पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी हम रो के लिए पढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को, किसी भी रो के सारे एलिमेंट को दो टर्म्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे a1 प्लस एक्स लिखा गया है, यहाँ b1 प्लस वाई लिखा गया है, यहाँ पे c1 प्लस जेड लिखा गया है। तो कहने के लिए हर एक एलिमेंट को दो टर्म्स के सम के बराबर लिखा गया है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। और उन दो डिटर्मिनेंट्स में क्या रहेगा गाइस, तो हमने रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रो 2 अभी भी प्रॉपर वही है, a2 b2 c2 चल रहा है हर जगह पे। रो 3 को देखोगे तो हर जगह पे a3 b3 c3 ही चल रहा है। बस चेंज किसके कारण आ रहा है, वो रो 1 के कारण आ रहा है, क्योंकि रो 1 में क्या था, a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस जेड। तो अब हमने क्या किया, a1 b1 c1 लिख दिया एक जगह पे, xyz लिख दिया दूसरी जगह पे। अगर आप चाहते तो a1 b1 की जगह y लिख सकते थे। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पहले लिखाया है उसी को हमको पहले रखना है। ये मत सोचना कि a1 b1 c1 ये सब पहले लिखे थे तो इसलिए यहाँ पे पहले आया है, xyz बाद में लिखा हुआ था तो बाद में आया। इट्स वेरी सिंपल, इसमें से कोई भी दो किसी को भी कहीं भी रख सकते हो। तो इट्स लाइक कि a1 और x था, बस इतना ही ध्यान होना चाहिए कि a1 और x दोनों फर्स्ट पोजीशन में आएगा। अब चाहे आप पहले a1 को लिखो और अगले डिटर्मिनेंट पे x को लिखो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट पे x को लिखो और अगले में a1 को लिखो, मैटर नहीं करने वाला वहां पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगेन इसका इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट, इसका इतना यूज नहीं होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था, चलो ये सारे यहाँ पे आसान वाले प्रॉपर्टी से, सब इंपॉर्टेंट भी है एक्सेप्ट वो ट्रांसपोज वाला। आते प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। Now this is highly important यार, मतलब डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगाना है। जनरली कोई क्वेश्चन इसके बिना काम होता नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ज्यादा नंबर वाले। तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। ये कह सकते हैं एक तरीके का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे ना मैट्रिसेस में, ट्रांसपोज निकालने के लिए, ट्रांसपोज निकालने में जो हम लोग थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे ना, ये वही एक तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन है। याद कीजिएगा, हम जो थर्ड क्या करते थे, हम जीरो बनाने के लिए जो हेल्प करते थे, जीरो बनाने के लिए जो हम यूज करते थे ना, वो वाली चीज है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो के किसी मल्टीपल को ऐड करते हो, जैसे यहां पे क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने रो 1 में, लेट्स से पहले में इसको, ये कह रहा है कि रो 1 में रो 2 के किसी मल्टीपल को ऐड कर दिया, रो 1 में रो 2 के किसी मल्टीपल को ऐड कर दिया, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं और इसका लॉजिक भी फिर पता चल जाएगा। मान लो A B C
डी। अगर हम यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, AD माइनस BC मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाया है जिसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वी आर एडिंग रो 1, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2, रो 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा A प्लस 5C, यहाँ पे मिलेगा B प्लस 5D। ठीक है, रो 2 में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो अब ये A प्लस 5C इंटू डी होने वाला है, A प्लस 5C इंटू डी होने वाला है, माइनस B प्लस 5D इंटू सी होने वाला है। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, मतलब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो AD प्लस 5CD माइनस BC प्लस माइनस 5CD, तो ये और ये कट गया, हमारे पास फाइनली कितना आया, AD माइनस BC आया, जो कि मेरा ओरिजिनल A का डिटर्मिनेंट के बराबर ही है। ठीक है, A के डिटर्मिनेंट के बराबर ही है। एक मिनट रुकिएगा, डू वी हैव अ प्रॉपर्टी देयर, नहीं है। सो गाइस, एक प्रॉपर्टी और लिखवा रहा हूं, हाँ एक प्रॉपर्टी और लिखवा रहा हूं। हाउ कैन आई मिस दिस, आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही एक्सटेंशन है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता था, उसके बाद मैं उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा। तो इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में हमने सेम रखा हुआ है, तो अब उसी को एक्सटेंड करते हैं। If any two rows or any two columns of a determinant are proportional, then the value of determinant becomes 0। ठीक है, then the value of determinant becomes 0। ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ऊपर वाला प्रॉपर्टी क्या कहता था, ये कह रहा था कि अगर कोई दो रो सेम है, आइडेंटिकल है, तब वैल्यू 0 होती थी। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई दो रो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मल्टीपल। एग्जांपल ले लेता हूं एक, मान लो मैंने यहाँ पे रखा है A B C, पहला रो का मल्टीपल कर देता हूं, लेट्स से K टाइम्स कर देता हूं। ठीक है, K टाइम्स कर देता हूं यहाँ पे, तो KA KB। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ऐसे कैलकुलेट करें, तो हमको क्या मिलेगा, KAB माइनस KAB, तो वैल्यू 0 आ रही है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये 0 हमको होता कैसे। तो देखिए, हमने अभी प्रॉपर्टी देखा कि एक कांस्टेंट लगाने से क्या होता है, हमने अभी प्रॉपर्टी देखा है कि एक कांस्टेंट लगाने से क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट जो रो 2 में दिख रहा है, अगर मैं उसको बाहर निकाल लूं, रो 2 से कांस्टेंट को बाहर निकाल लूं, तो K बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, AB, और नीचे भी AB बचेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि मेरा रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, रो 1 एंड रो 2 आइडेंटिकल है। और जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तब ये क्या कहता है, if a determinant has any two rows or columns identical then its value is 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे उस हिसाब से भी अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते तो K इंटू 0 0 आता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और छोटा सा कह सकते हो इसका प्रूफ है कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मल्टीपल,
तो अगर पहला रो का मल्टीपल दूसरे रो में या तीसरे रो में प्रेजेंट है, तो जितना भी मल्टीपल होगा हम उसको अगर बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो उससे वो दोनों डेज आइडेंटिकल हो जाते हैं। और जब दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी नंबर 3 के हेल्प से वो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर रहे थे, तो यहाँ क्या हुआ था, हम प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है कि अगर एक रो में किसी दूसरे रो का कोई मल्टीपल ऐड कर देते हो, एक रो में किसी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि ये वाला है, ठीक है, अगर मैं इसको खोल दूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 का हेल्प लेकर मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 का हेल्प लेकर मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दूं, तो एक हो जाएगा पहले एलिमेंट्स को लेकर तो ABCD, और दूसरा हो जाएगा दूसरे एलिमेंट्स को लेकर, तो ऊपर 5C 5D और नीचे होगा CND। ठीक है। अब आप यहां पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ABCD, तो ABCD तो ये वाला है, ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिटर्मिनेंट A। बट अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यू कैन सी दैट रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनल। रो 2 का 5 गुना करोगे तो रो 1 आ रहा है, या रो 1 का 1/5 टाइम्स करोगे तो रो 2 आ रहा है। ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच का रेशियो सेम होता है। तो जैसे 5C/C करोगे तो 5 आ रहा है, 5D/D करोगे तो भी 5 आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखवाई है कि अगर कोई दो रोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा, हाँ बोलो सर, मतलब ये मतलब कि सेम ही रेशियो में प्रोपोर्शनल होना चाहिए हर एलिमेंट के, मतलब रो के हर एलिमेंट को, तो मतलब अगर हम लोग, ठीक है सर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि if the value of determinant is not altered by adding to the elements of any row the same multiples of the corresponding elements of any other row, मतलब किसी दूसरे रो के corresponding elements का सेम मल्टीपल। जैसे आप यहाँ ऑब्जर्व करो इस एग्जांपल में, इसने क्या किया है, रो 1 में क्या चेंज हुआ है, तो रो 1 में रो 2 का m टाइम्स ले लिया गया है, रो 1 में रो 2 का m टाइम्स ले लिया गया है, तो इसलिए MA2 MB2 MC2 ऐड हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये देखो, इनका किसी का भी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कि हाँ ये प्रूफ काम करता है इसलिए दिखा रहा हूँ। आपको एक्चुअली में क्या करना होता है, क्वेश्चंस में सीधा हमको पढ़ना है क्वेश्चन, जहां पे प्रॉपर्टी लग रही है वहां पे प्रॉपर्टी लगाकर हमको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना होता है। जैसे हमको पता है कि अब ये ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसी के साथ प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब क्वेश्चंस पे आएंगे। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। अगर आपके एक बार एनसीईआरटी पे चले, तो यहाँ पे भी उन्होंने, ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार सबको। ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ 4.1 के बाद शुरू हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब जैसे पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब वही ट्रांसपोज वाला। तो अब उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। वेरिफिकेशन के बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए आपको, तो इस एग्जाम्पल में वो दिखा रहा है दोनों तरीके से। फिर आगे प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन में चेंज आ रहा है। फिर उन्होंने वेरिफिकेशन दिया है यहाँ पे। वेरिफिकेशन के बाद एक एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से आप अच्छे से यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कीजिएगा, उसके सारे एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, तो जाकर ये पहले हाथ में पकड़ आएगा प्रॉपर्टीज का। और जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पकड़ पाओगे अच्छे से, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्या है ये क्वेश्चन, a + b लेटर्स है बहुत सारे, और आपको ये बोला गया कि प्रूफ कीजिए कि इसकी वैल्यू a³ के बराबर है। अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि यहाँ अगर आप एक्चुअल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाते हो, एक्चुअल वो मतलब माइनर कोफैक्टर के हेल्प से कैलकुलेट करते हो, so it's going to take a lot of time here. This particular method will take a lot of time. But अगर हम प्रॉपर्टीज के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, हमारा टाइम बहुत बचेगा। ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसपोज करेंगे तो डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं आएगा, मैंने बताया कि इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन में बस डिटर्मिनेंट का बस साइन चेंज होगा।
ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे दो रोज आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर आइडेंटिकल मतलब सेम हो गया, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में हो गया, दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट आया प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, then its determinant is also multiplied by the same number। तो अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट होता है वो भी उतना गुना हो जाता है पुराने डिटर्मिनेंट का। प्रॉपर्टी नंबर 5 समेशन को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। अगर हर एलिमेंट को एक रो के आपने दो टर्म्स के सम में लिखा हुआ है तो उसको आप दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेट कर सकते हो आप मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ, जो कहता है कि अगर हम किसी एक रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो उससे मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आपको समझाने के लिए कि जनरली ये क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो एक चीज अगर आप पहले रो वाइज देखोगे तो एबीसी, बीसीए, सीएबी एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। अगर आप कॉलम वाइज भी देखते हो तो एबीसी, बीसीए, सीएबी अगेन साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। तो जब इस तरीके के साइक्लिक ऑर्डर्स में चलते हैं तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि व्हाई नॉट परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टी कुछ कॉमन निकालकर बाहर लाया जाए। और जनरली इस सब केसेस में क्या होता है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी, जैसे एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बनाना हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बनाना हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। जैसे कि अगर हम बात करें रो 1, लेट्स से रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो अब मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में क्या चेंज होने वाला है? तो सबसे पहले तो मेरा रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। पहले अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और आगे भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देन बाकी तो वैसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे बी सी, सी ए एंड ए बी। अब आपको एक चीज क्या दिख गई कि यार a प्लस बी प्लस सी तो तीनों जगह पे आ गया। तीनों जगह पे आ गया तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, इसको कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। R1 से जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में क्या रहेगा, तो a प्लस बी तो बाहर आ गया, a प्लस बी प्लस सी, एंड नाउ इनसाइड वी हैव 1 1 1, फिर आया बी सी ए एंड सी ए बी। अब हमको ये करना है कैलकुलेट। अब आप यहाँ पे सोचो, क्या हम किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो फायदा होगा? नहीं दिख रहा। अगर हम क्या यहाँ पे कोई दो रोज आइडेंटिकल है? नहीं है। क्या प्रोपोर्शनल है? नहीं दिख रहा। क्या हम प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कहता था किसी एक रो को हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उतना गुना हो जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं दिखेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 था एडिशन को लेकर हम डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट करते थे, वो नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता था कि एक डिटर्मिनेंट एक रो में हम दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हम रो 1 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 के हेल्प से हमने a प्लस बी प्लस सी लाया था, तो यहाँ आप रियलाइज करोगे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ना ही ये आइडेंटिकल हो रहा है और ना ही रोज या कॉलम सेम हो रहे हैं ताकि हम कुछ बाहर कॉमन निकाल पाए। तो जब इस तरीके के सिचुएशन में फंसते हो, लेकिन जब ये 1 1 1 दिखता है, ठीक है, तो हमारा अगला कोशिश होता है कि मैक्सिमम जीरोस लेकर आए। हमारा अगला कोशिश क्या होता है, मैक्सिमम जीरोस लेकर आए। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस लाना कहाँ पे पॉसिबल है? ऑब्वियसली वो लेटर्स वगैरह में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो ऊपर 1 1 1 दिख रहा है ना, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट, तीनों ही 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1
एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन दोनों के पहले एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों के पहले एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके कारण a प्लस बी प्लस सी तो बाहर रहेगा, हम चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 में। तो इसका मतलब है कॉलम 1 को सबसे पहले आप लिख लो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, और अब हम करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 0, c माइनस बी, और फिर यहाँ पे a माइनस सी। अब करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करोगे तो 1 माइनस 1 0, फिर a माइनस बी आएगा यहाँ पे, और फिर b माइनस सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? थोड़ा सा ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके थिंकिंग भी डेवलप होगी। अब यहाँ पे अगेन वी विल थिंक, क्या अब कोई प्रॉपर्टी लगाकर कुछ कॉमन वगैरह निकाला जा सकता है? आप चेक करो, रो 2 में देखोगे तो एक है b, एक जगह c माइनस बी, एक जगह a माइनस बी, कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। ये मत सोचना b कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉलम 2 वाइज देखते हैं तो कॉलम 2 में 0 है, c माइनस बी है, a माइनस सी है। अगेन यहाँ से कुछ कॉमन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है, जब आपने एक कॉलम या एक रो के दो एलिमेंट्स को 0 कर दिया, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज एक्सपैंडिंग। बट वहां पे एक्सपैंडिंग में फायदा ये होता है कि अब हमें और कोई एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करना होता। तो एट दिस पॉइंट एक्सपांड करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, लेकिन हम इसको एक्सपैंड किसके अलोंग करेंगे? तो वी विल एक्सपैंड अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग along रो 1। तो रो 1 के along जब हम एक्सपैंड करेंगे तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, अब देखो 1 जो है 1 c माइनस बी इंटू, अगर हम इसकी बात करें तो इट्स गोइंग टू बी 1 इंटू c माइनस बी। हाँ आशुतोष, क्लास में आशुतोष म्यूट कर लो। ठीक है, तो c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस a माइनस सी इंटू a माइनस, और आगे का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरोस है। तो जीरो के साथ जब उसके माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो जीरो ही रहेगा, राइट? वो जीरो ही रहेगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी सी बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी फिर यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विल गेट माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस सी बी। ठीक है, तो अगर कैंसलेशंस में देखें तो आई कैन सी दैट एक ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे हमारे पास आया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी। So this is the final answer of this particular question. ठीक है, this was just to give an idea of how we proceed. सबसे पहले क्या किया हमने, एक साइक्लिक ऑर्डर ऑब्जर्व किया। हमने देखा रो 1 रो 2 रो 3 में अगर ऐड करोगे तो एबीसी ऐड हो रहा था हर जगह पे, तो पहले हमने वो करके कॉमन निकाल लिया। फिर इसके कारण हमें क्या होता है कि 1 1 1 मिलता है, और जनरली जब 1 1 1 रहता है तो फिर हम उसको जीरोस बनाते हैं सब्ट्रैक्ट करके, चाहे दो कॉलम सब्ट्रैक्ट होंगे या दो रोज सब्ट्रैक्ट होंगे, डिपेंडिंग अपन वो वंस कहाँ पे प्रेजेंट है।
और फिर जब 2 जीरोस कर देते हो तो उसके अलोंग एक्सपैंड करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो वही एक्सपेंशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया है? ये प्रोसेस समझ में आया है? देन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन अगेन, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इनफैक्ट इससे पहले, हाँ इससे पहले आई बिलीव इसको ट्राई करो पहले, आप ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो। प्रोसेस जो मैंने बताया था उस प्रोसेस को यहाँ पे देखो तो लग रहा है कि नहीं? देयर आर एक्चुअली 3 to 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये एक टाइप है जहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में चीजें चलती हैं। आप लोगों को ये तो दिख गया होगा ना कि वो ऐड करने से कुछ पैटर्न बन रहा है। टेंशन मत लो कोई भी, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। आइडिया नहीं हो रहा है, एकदम घबराने की बात नहीं है, नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल भी। अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं, मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। आपने पहले रो वाइज देखा होगा, तो B+C जैसे आपने इसको देखा है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे ऐड करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? 2A मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा, लेकिन C एक मिलेगा। फिर आप अगर इसको ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे 2B 2C लेकिन एक A मिलेगा, तो क्लियरली हम कॉमन नहीं ले पाएंगे ना, तो यहाँ पे रो वाइज काम नहीं बन रहा। फिर आपको क्या देखना चाहिए? आपको कॉलम वाइज देखना चाहिए। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि B 2 बार ऐड हो रहा है, C 2 बार ऐड हो रहा है, A भी 2 बार ऐड हो रहा है। फिर अगर हम इसके अलोंग देखें तो हमें क्या दिख रहा है? A 2 बार ऐड हो रहा है, B 2 बार ऐड हो रहा है, C 2 बार ऐड हो रहा है, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ A + B + C आ रहा है। और अगर हम इसके अलोंग देखें तो A + B + C हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सिमिलैरिटी दिख रही है, और जब मुझे यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच गाइस? माय अप्रोच शुड बी R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। यहां से हमको शुरुआत करना चाहिए। इससे मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, आप राइट हैंड साइड पे फोकस मत करो, इस पे अभी फोकस मत करो, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये खुद ब खुद निकल कर आएगा। तो जब डिटर्मिनेंट अब देखोगे तो वो देखिए 2 टाइम्स ऑफ A + B + C बना है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ A + B + C बना है, और यहाँ पे 1 टाइम ऑफ A + B + C बना है। ठीक है निखिल, मैं कह रहा हूं कि पैटर्न जब आप ये रो वाइज कॉलम वाइज इस तरीके से ऐड कर रहे थे ना, तो देखो ये 2 टाइम्स ऑफ A + B + C आ रहा है ना। हमारी कोशिश होती है कि जब भी साइक्लिक ऑर्डर में कोई चीज दिख रहा हो, जब भी साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी चीज दिखेगी ना, आपको उसको ऐड करना चाहिए, आपको वहां पे कॉमन निकालना चाहिए। कॉमन निकालने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना पड़े आप वो करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। ओके, अब आगे अगर देखेंगे तो बाकियों को मैंने ऐसे ही लिखा। रिवांश थोड़ी सी गलती देखो, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्लियरली हमें क्या दिख रहा है गाइस, क्लियरली हमें दिख रहा है कि वी कैन टेक समथिंग कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं? आई कैन टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द एंटायर रो 1। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1। तो रो 1 से हम इसको कॉमन उठा रहे हैं। तो यहां पे बचेगा 2 2 1 और यहां पे रहेगा c प्लस a प्लस बी, यहां पे b प्लस सी, c प्लस a, यहां पे आएगा b, यहां पे आएगा c। अब फिर से ऑब्जर्व करो, क्या कुछ एडिशन दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? अगर हम फिर से कॉलम वाइज देखेंगे तो अब डेफिनेटली कुछ पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि वो हम कर चुके हैं। रो वाइज देखो, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अगला कोशिश आपको क्या करना चाहिए? जीरोस बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर जो नंबर्स दिख रहा है 2 2 1, तो हम वहां पे जीरोस बना सकते हैं। सो आई कैन टेक और आई कैन डू c1 चेंजेस टू c1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ c3। उससे क्या होगा कि इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो डबल करना पड़ेगा। c2 चेंजेस टू c2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ c3। तो हम सेम c2 में भी वही चेंज करेंगे। तो अब मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 0, c प्लस a माइनस बी, c प्लस a माइनस 2b हो जाएगा ये। तो c प्लस a माइनस 2b हो जाएगा। एंड सिमिलरली a प्लस b माइनस 2c हो जाएगा। सिमिलरली अगर आगे देखते हैं तो यहाँ भी 0 मिला, b प्लस c माइनस 2b, तो b प्लस c माइनस 2b विल गिव यू c माइनस b, एंड c प्लस a माइनस 2c करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से a माइनस c, और यहाँ पे आया 1 b c। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि रो 1 के मैंने 2 एलिमेंट्स को 0 बना दिया है। रो 1 के 2 एलिमेंट्स को 0 बना दिया, तो अब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्या? वी कैन डू एक्सपेंशन। तो एक्सपेंडिंग along row 1, expanding along row 1, I get determinant is equal to a plus b plus c, ये रहेगा 0 0, तो लास्ट में बचा 1, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? तो 1 के साथ आने वाला है आपका c प्लस a माइनस 2b इंटू a माइनस c माइनस a प्लस b माइनस 2c इंटू c माइनस b। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो थोड़ा सा गाइस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे, वो सॉल्व करना, और इसके अलावा होमवर्क क्या है, होमवर्क वगैरह मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। इट विल बी एक्चुअली पूरा 4.2 एक्सरसाइज, पूरा 4.2 एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो देयर आर सर्टेन टाइप्स, उसके हिसाब से फिर आप टाइप्स को पहचान पाओगे कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी हमको हेल्प करती है जल्दी सॉल्व करने में, दूसरे जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो द ओनली ऑप्शन इज प्रैक्टिस। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है। इट्स लाइक वेरी मच यू कैन से ट्रिगोनोमेट्री जैसा है। ट्रिगोनोमेट्री में हमने फॉर्मूलाज देख लिया था, बट फॉर्मूलाज का यूटिलाइज करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ा था, क्योंकि मैनिपुलेशन लग रहा था। तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशंस लगने वाले हैं। ठीक है, तो आई विल एंड द क्लास हियर, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग इफ नीडेड। जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी को देखो, उसका प्रूफ को देखो, समझो पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करो, और उसके बाद एक्सरसाइज पे आना। सीधा कोई एक्सरसाइज पे जंप ना करे, एक सिंपल सा सजेशन है। ठीक है,
तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर दूसरे बुक का डाउट होगा तो आपके पास भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ग्रुप में कि आपके पास पर्सनली? ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो। आप मेरे को ऐसे पर्सनली भेज रहे हो इन दिनों से, बट ग्रुप पे भेजो, बाकियों को भी हेल्प करेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ मेरे को टैग कर देना बस। ओके। चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, आई एम एंडिंग द सेशन हियर।